सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, फार्म बिल हो या अब ये वक्फ एक्ट, हर बार वही पुराना नाटक, वही झूठ का जाल। पीछे से रणनीति किसी और की होती है और सड़कों पर ढकेल दिए जाते हैं महिलाएं और बच्चे। अब ये प्रोटेस्ट ही देख लो, नारे लग रहे हैं, भीड़ उमड़ आई है, लेकिन जब इनसे पूछो कि किस बात का विरोध कर रहे हैं तो अधिकतर लोगों को खुद ही नहीं पता। हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है या नहीं, आप मुझे बताइए। कर तो रहे हो आप लोग। यू कैन टेल मी। तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इस वीडियो में 18 साल की लड़की बड़े उत्साह से मीडिया से बात कर रही थी, पर उसे वक्फ कानून के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था। जब पूछा गया तो सीधा जवाब देने की बजाय उल्टे सीधे बयान देने लगी। इसी वजह से ये वीडियो जरूरी है, ताकि सच सामने आए, न कि वो जो अफवाहों और झूठ के माध्यम से फैलाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं वक्फ एक्ट 1995 की, एक ऐसा कानून जो सिर्फ एक समुदाय के लिए स्पेशल राइट्स बनाता है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, 40% जमीन मुस्लिम्स को दे दी गई, लेकिन ये लोग वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुए। भारत में भी उनका हक बनता है, यही सोच वक्फ एक्ट 1995 की नींव बनी। पार्लियामेंट में भी ये कानून बिना किसी चर्चा या विरोध के पास हो गया। वक्फ एक मुस्लिम ब्रदरहुड चैरिटी सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें एक बार कोई चीज वक्फ की कर दी जाए तो वो हमेशा के लिए वक्फ की ही रहेगी। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अहमद 80 साल का अपना एक फ्लैट वक्फ बोर्ड को डोनेट कर देता है, तो ये फ्लैट हमेशा के लिए वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। ना इसे बेचा जा सकता है, ना किसी और के काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व रहेगा, मदरसे, हॉस्टल या इस्लामिक मकसद के लिए। वक्फ जो कभी एक चैरिटी सिस्टम हुआ करता था, अब एक कब्जा सिस्टम बन चुका है। जो एक बार वक्फ का हो गया, वो बिना किसी हिसाब और अकाउंटेबिलिटी के हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड का हो जाता है। पार्टीशन के वक्त जो हिंदू पाकिस्तान से आए, उनकी जमीन पाकिस्तान ने हथिया ली, पर भारत में नेहरू ने ठीक उसका उल्टा किया। जो मुस्लिम्स यहाँ से गए, उनकी छोड़ी हुई जमीन हिंदुओं को नहीं मिली, बल्कि वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी गई। 1994 तक वक्फ बोर्ड का इतना कंट्रोल नहीं था, पर असली खेल 1995 में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने खेला। वक्फ एक्ट पास करके बोर्ड को बिना किसी रुकावट के जमीन एक्वायर करने का अधिकार दे दिया। अब बिना किसी केस, कोर्ट ऑर्डर के और कई बार तो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना हक जता सकता है। सोचिए, एक सेक्युलर देश में ऐसा कानून कहाँ है? कोई हिंदू, सिख, क्रिश्चियन या किसी और समुदाय का ट्रस्ट ऐसा नहीं कर सकता, पर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर कब्जा जमा सकता है। वक्फ एक सिंपल चैरिटी सिस्टम का ताकतवर जमीन कब्जा हथियार कैसे बना, ये समझने के लिए 1995 के वक्फ एक्ट के प्रोविजंस देखिए। सेक्शन 3R कहता है कोई भी प्रॉपर्टी जो मुस्लिम लॉ के मुताबिक पायस, रिलीजियस या चैरिटेबल है, वक्फ हो सकती है। इसमें इंडियन लॉ का कोई लेना देना नहीं, बस वक्फ बोर्ड कहे कि प्रॉपर्टी कभी किसी मुस्लिम ने वक्फ की थी तो वो उनकी हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 2010 में रमेश से जमीन खरीदी, जो उसने 1965 में सलीम से ली थी। अब वक्फ बोलेगा कि 1964 में सलीम ने ये वक्फ कर दी थी, तो तुम्हारी लीगली खरीदी प्रॉपर्टी भी वक्फ बन गई है और आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप इंडियन कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, स्टेट वक्फ बोर्ड, जो खुद ही वक्फ सिस्टम का हिस्सा है। अगर वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें तो 7 लोगों की कमेटी में सभी मुस्लिम्स होते हैं। कोई हिंदू, सिख, क्रिश्चियन या नॉन मुस्लिम इस बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। अब हिपोक्रेसी देखिए, कांग्रेस ने टेम्पल एक्ट लाकर हिंदू मंदिरों को तो सरकारी कंट्रोल में डाल दिया, जिसमें नॉन हिंदू भी बोर्ड मेंबर बन सकता है, पर वक्फ बोर्ड को कम्प्लीटली ऑटोनॉमस रखा, जिसमें सिर्फ मुस्लिम्स हो सकते हैं। नतीजा, वक्फ बोर्ड बिना किसी रुकावट के किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है, जबकि हिंदुओं के मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। वक्फ बोर्ड के पास एक सर्वेयर होता है जो किसी भी जमीन का सर्वे कर सकता है। अगर उसे लगता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती है, तो बस वक्फ बोर्ड का क्लेम हो जाता है, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड के ब्रूटल प्रोविजंस की। सेक्शन 4, वक्फ बोर्ड का सर्वेयर बिना किसी प्रूफ के किसी भी लैंड पर क्लेम कर सकता है। सेक्शन 28, वक्फ बोर्ड के हेड डायरेक्टली कलेक्टर को ऑर्डर दे सकता है और कलेक्टर तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा। सेक्शन 40, वक्फ बोर्ड ही जज है, ये फैसला भी वही करेगा कि तुम्हारी जमीन तुम्हारी है या वक्फ की। सेक्शन 83, तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वक्फ ट्रिब्यूनल ही आखिरी फैसला सुनाएगा। सेक्शन 85,
वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं बदल सकता, लेकिन मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। वक्फ बोर्ड के पास डीएम और एसडीएम को डायरेक्ट ऑर्डर देने की ताकत है। अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि एक जमीन वक्फ की है, तो डीएम और एसडीएम को उस प्रॉपर्टी के मालिक को हटाना पड़ेगा। तमिलनाडु का एक उदाहरण देखें तो एक पूरा गांव वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गया और वहां के लोगों से कहा गया कि वही साबित करे कि ये उनकी जमीन है या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक सेक्युलर देश में सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए अलग जुडिशियल सिस्टम क्यों है? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन या जैन के लिए ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड के पास 7 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है जिसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख करोड़ है और ये पैसा सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के रिलीजियस और लीगल कॉजेस के लिए यूज होता है। जवाब एकदम साफ है, वोट बैंक। कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाकी समुदाय के साथ पक्षपात और अधिकारों का हनन करती आई है और वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट इसी का जीता जाता उदाहरण है। वक्फ एक्ट में सुधार होना बहुत जरूरी हो गया है। एक सेक्युलर देश में किसी एक कम्युनिटी के लिए अलग और अनफेयर पावर नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति देना जिसमें कोई भी कॉमन सिटीजन अपनी ही जमीन का मालिक साबित ना कर सके, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। अब आप ही कमेंट करके बताना, वक्फ एक्ट 1995 को रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।